दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी उन दिनों की बात। आज की ये कहानी बहुत पुरानी है, करीब 50 साल पुरानी। बाहर की मध्यम होती धूप भी पर्दों से कान लगाए बैठी है, लेकिन उसने तो देखी है ये कहानी। तब भी गर्मियों के ही दिन थे। मुझे कैसे पता? अरे मुझे ही तो पता होगा, क्योंकि ये कहानी मेरी जो है। मैं निर्मला आज दोपहर अपने घर के इस कमरे में पुरानी तस्वीरों और नीचे से आती आवाजों के बीच बैठी हूं तो ये कहानी निकल आई। क्या कहती हैं ये तस्वीरें और ये आवाजें, बताऊंगी आपको, पर पहले ये कहानी तो सुन लीजिए। तो हाँ, हम 50 साल पहले की बात कर रहे थे। देश को आजाद हुए 20 साल हो चुके थे और मुझे पैदा हुए उससे कुछ कम। आजाद भारत में पैदा हुई थी, इसलिए आजादी की लड़ाई के कुछ निशान ही थे मेरे आसपास। जैसे बाबा यानी मेरे पापा की पीठ पर कुछ लाठी के निशान, बैठक में टंगी उनकी वो टोपी जिसे अंग्रेजों ने उनके सर से उतारने की बहुत कोशिश की थी, उनकी प्रिंटिंग प्रेस जिसके कुछ हिस्से अभी भी आग से जले हुए थे। बाबा बताते थे कि कैसे आसपास के सब इलाकों में इसी प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे छपके जाते थे और कैसे बाबा रात रात कहां तक उन्हें बांट आते थे। पर्चे छपना अब बंद हो गए थे, लेकिन तमाम जगहों से प्रिंटिंग प्रेस में कविताएं आना बंद नहीं हुआ था, लेख और उपन्यास भी। लेकिन कविताएं तो जैसे उस समय देश में हर जगह लहलहाते हरे जोश जैसी थीं कि फूटी पड़ रही थीं। इनकलाब की तरह शायद प्यार भी नया जोश पा गया था। बाबा चश्मा लगाकर दिन रात छपने को आती वो कविताएं पढ़ते। कम ही कविताएं उनकी पारखी नजर से गुजरकर किताब की शक्ल ले पाती। बाबा छांटते और फिर मुझे थमा देते। निर्मला, पढ़ इन्हें और उसके हिसाब से सुंदर सा कवर तैयार कर दे, और देख पिछली बार की तरह छत पे मत छोड़ियो। यही था मेरा काम, प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली किताबों के कवर तैयार करना। ड्राइंग के लिए कई इनाम मिल चुके थे मुझे, इसलिए बाबा मुझे ही कहते। प्रिंटिंग प्रेस के बगल में ही घर था। बरगद के पेड़ की ओट में बना वो पुश्तैनी मकान और उसके बीच बड़ा सा आंगन जहां अम्मा बैठी मसाले कूटती और उसकी धांस मेरे गले को खुरच जाती। मसालों की धांस के साथ साथ अम्मा की परेशानी भी अक्सर मेरे गले में अटक के रह जाती थी। बस जब देखो तब किताबें, अम्मा बड़बड़ाती। तुम्हारे बाबा भी ना किताबें थमा दी लड़की को और खुद कवियों से नाता जोड़े बैठे। अरे 10-50 लोगों से ज्यादा कौन खरीद लेगा कविताएं? कहां से घर का खर्च चलाऊं और कहां से शादी का जहेज जमाऊं? देश की आजादी सबको नए भरोसे दे गई थी, बाबा को भी था, और पिछले कुछ सालों में ये भरोसा टूटा नहीं था। बाबा मेरी शादी के बारे में माँ की झिड़कियां सुनते तो बस हंस देते, और मैं बाबा की शह मिलते ही पीछे के दरवाजे से एक पैर घर और दूसरा पैर प्रेस में। एक खुशबू याद है, और नए कागज की खुशबू मेरे लिए एक बहुत मीठी याद। मेरे बनाए कवर से सजी किताबें छपकर तैयार होती, गोदाम गर्म कागज की महक से भर जाता और मैं वहीं दुबक के बैठी रहती, पीछे, बहुत पीछे। कोई गोदाम में आ भी जाए तो मुझको देख न पाए। मैं वहीं रोशनदान से आती रोशनी में कविताओं भरे पन्ने पलटती रहती। नए कवि, पुराने कवि, सब। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज और भी न जाने कितने। कविता क्या कह गई, कहाँ रुक गई, कहाँ रुक कर कह गई, बस इन्हीं तानों बानों में मन पूरी तरह अटक गया था। कितनी बार पढ़ते हुए लगता कि जैसे मेरी सांसें थम गई हैं, कभी लगता जैसे भूचाल आ गया मेरे अंदर। शब्दों में कितनी ताकत होती है ना, कभी इतने मुलायम कि रोए बिना रहा न जाए, और कभी इतने तीखे कि दिल छलनी कर जाए। और प्यार, क्या सच में प्यार होता है जैसा कवि लिख देते हैं? क्या सब ऐसे ही प्यार को समझ पाते हैं, या सिर्फ कवि ही प्यार को इतनी गहराई से महसूस करते हैं? कितना मुलायम होता होगा ना एक कवि का मन। 1000 सवाल थे मेरे मन में प्यार को लेकर, और उतने ही सवाल प्यार पर पोथियां गढ़ने वाले कवियों के बारे में भी। शायद मेरे सवालों का जवाब देने के लिए ही किसी ने दरवाजा खटखटाया था उस दिन। निर्मला, दरवाजा तो खोल, देख पैर बचाकर, अचार के मर्तबान रखे हैं किनारे से, अम्मा रसोई से चिल्लाई। वो गर्मियों की एक सौंधी सी शाम थी।
बाबा ने मिट्टी के आंगन में पानी की बौछार करवाकर तख्त बिछवा दिए थे। रात के खाने के इंतजार में ठंडे पानी की बाल्टियों में पीले आम तैर रहे थे। अम्मा बथुए के पराठों की तैयारी कर रही थी। मैं कच्चे आम में दांत गड़ाए वहीं बैठी थी, लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठना कितनी हाय तौबा थी मेरे लिए। उठ जा निर्मला, कच्चा आम पक नहीं जाएगा तेरे हाथों में, अम्मा फिर चिल्लाई। मैं अनमने से दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजा खोला तो बाहर एक नौजवान खड़ा था। घुंघराले काले बाल, चेहरे पर हल्की सी मूछें और हाथ में अटैची। मुझे मूछों वाले लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला, मुझे रामेश्वर जी से मिलना था। मैं बाबा को आवाज लगाती उससे पहले बाबा ही आ चुके थे। अरे बरखुरदार, कौन हो तुम? बाबा ने अपना चश्मा पहनते हुए गर्मजोशी से कहा। वो कुछ अचकचा गया। जी मेरा नाम मनोहर। मैं आपकी प्रेस में गया था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप यहाँ मिलेंगे। अच्छा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाबा ने कहा और मुझे कुर्सी लाने का इशारा किया। मैं कुर्सी लिए पहुंची तो मनोहर कह रहा था, दरअसल मैंने अपनी कुछ कविताएं आपके यहाँ भेजी थी। बहुत दिन हुए पर कोई जवाब नहीं आया तो मैं पूछने चला आया। मेरा मन ये सुनकर धड़कने लगा था। वो कवि था। उफ, अचानक मुझे उसकी मूछें भी अच्छी लगने लगी थीं। बहुत सारी तस्वीरें मन खुद बांच लेता है और उन तस्वीरों को जोड़कर पूरा खाका भी बना लेता है। मनोहर बाबा से बात कर रहा था और मैं उसको अपने मन की कल्पना में उतारती रही। याद करती रही कि क्या उन किताबों में से कोई किताब मनोहर की भी थी, कैसी थी उसकी कविताएं, पर मुझे कुछ याद नहीं आया। बाबा ने भी यही कहा, भाई हमें तो याद नहीं कि तुम्हारी कविताएं कभी पहुंची हो हम तक। अच्छा, तो मैं दोबारा टाइप करके दे देता हूं आपको, साथ लाया हूं मैं, मनोहर ने कहा। टाइपराइटर है तुम्हारे पास? कहाँ ठहरे हो? बाबा ने पूछा। कहीं नहीं, ट्रेन से उतरकर सीधा यहीं चलाया था। तो यहीं रुको, टाइपराइटर हम दे देंगे और अम्मा को तुम अच्छे लगे तो वो खाना भी खिला देंगी। बाबा हंसे। निर्मला, मेहमान को आउट हाउस दिखा दो और एक टाइपराइटर भी ला देना, बाबा ने कहा तो मनोहर ने मेरी तरफ देखा। मुझे खुद पर उसकी नजरें महसूस हुई तो मैंने आंखें झुका लीं। अचकचा गई थी मैं। जाने क्या देखती होंगी उसकी नजरें। काश कि मैं वैसी ही सुंदर होती, कवियों की कल्पनाओं जैसी। मैं आगे कुछ सोचती इससे पहले ही मनोहर ने अटैची उठा ली थी और मैं मनोहर को आउट हाउस दिखाने ले गई। मुंह हाथ धो के आ जाना बेटा, खाना तैयार ही है बस। और आम तो इस बार बड़े ही मीठे आए हैं, अम्मा पीछे से बोली। शाम गहराने लगी थी। बागीचे से निकलते मुझे अपने पीछे चलते मनोहर के कदम साफ सुनाई दे रहे थे। यह है आपका कमरा, मैंने कहा। जी शुक्रिया। मनोहर मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया तो मेरी आंखें उसके चेहरे पर गड़ी रह गईं। वो खड़ा रहा इस इंतजार में कि शायद कुछ कहूंगी मैं, लेकिन आज न जाने मेरी जुबान कहां चिपक के रह गई थी। बस सर हिला के मैं दौड़ आई। आने वाले दिनों में भी मैं मनोहर के सामने आते ही वहां से दौड़ जाती, लेकिन फिर भी उसके होने का एक एहसास मेरे साथ चला आता था। वो खाना खाने आता तो मैं परोसना छोड़कर रसोई में खाना बनाने खड़ी हो जाती। मैं गोदाम में और पीछे छुप जाती, जैसे ये करके मैं अपने मन के सैलाब को रोक सकती थी। क्या पता था मनोहर को? शायद हाँ, क्योंकि अक्सर उसकी निगाहों को खुद पर महसूस किया था मैंने। उसने कई बार मुझसे बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन न जाने कैसा मौन था जो मैं तोड़ नहीं पाई। बस आवाज थी तो उस टाइपराइटर की जो बाबा ने आउट हाउस में भिजवा दिया था। पीछे के दरवाजे से प्रेस की तरफ जाते हुए टाइपिंग की आवाज गूंजती और मैं कई बार बाहर अमरूद के पेड़ से सटी सोचती कि कौन से शब्द छप रहे होंगे वहां, कौन सी कविताएं। ये वाली कविताएं, मनोहर ने एक दिन मेरे हाथ में कागजों का पुलिंदा पकड़ाते हुए कहा। ये वाली कविताएं मैंने भेजी थी बाबा को। फिर उसने धीरे से दूसरे हाथ में पकड़ा कागज मेरी तरफ बढ़ाया। ये मैंने यहां आके लिखी हैं। कागज पकड़ते ही मेरे हाथ थरथराने लगे। उस पे लिखा था, निर्मला के लिए। उसे एक ही सांस में पढ़ गई मैं। जैसे कितनी प्यास थी मुझे, जैसे इतने साल मैं ढूंढ रही थी उस कवि को जो मुझे अपनी कविता बना ले, और आज वो मुझे मिल गया था। हजार तरीके हैं जिंदगी के पास हमारे सवालों के जवाब के लिए। मनोहर की कविता मेरे उन सब सवालों का जवाब थी जो मैंने किताबों के गट्ठर पर बैठकर खुद से किए थे। वो कविता कम,
प्रेम पत्र ज्यादा थी। क्या कवि ऐसे प्यार करते हैं डूब कर, जैसे किनारा पाना ही न चाहते हों? क्या ऐसी ही थी मैं? क्या मेरी आंखों का रंग इतना कत्थई था? क्या मेरी रंगत इतनी सुनहरी थी? क्या मेरा मन झील की तरह साफ था? आजकल मैं हर बात पे चहक रही थी। मनोहर भी मुझको देखकर मुस्कुरा देता। बाबा को कविता सुनाता तो मुझे देखकर खाने के वक्त इंतजार करता कि मैं ही बुलाने आऊं। वो सामने आता तो अब मैं भी भागती नहीं थी, खड़ी रहती थी, जैसे बता देना चाहती थी कि उसका इंतजार था मुझे। क्या मेरी चुप्पी भी इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मनोहर ने सुन ली थी? शायद हां, पर शायद नहीं, क्योंकि 3 ही हफ्ते बाद बाबा ने कहा, निर्मला, मनोहर की किताब पढ़ ले और उसका कवर तैयार कर दे। जी अच्छा, मैंने कहा। हाँ, जल्दी कर दे, बाबा ने आगे कहा। उसे जाना है, फिर उसकी शादी है अगले महीने। शादी मनोहर की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे अचानक बत्ती बुझा दी थी किसी ने। अंधेरा था सब तरफ। आंसू मेरी आंखों में चुभने लगे थे। हाँ, बताया ही नहीं कभी उसने। लड़की तुम्हारी अम्मा की खुर्जा वाली चाची की रिश्तेदारी में ही तो है। बाबा बोलते जा रहे थे और मैं कब जाकर गोदाम में छुप गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हाथ में वो कविता थी जो मनोहर ने मुझको दी थी। इतनी बार उसे खोला था मैंने कि कागज फटने लगा था, मेरे मन की तरह। आज मैं चुप नहीं रहना चाहती थी, मैं चिल्ला देना चाहती थी कि झूठ हो तुम, और झूठी है तुम्हारी कविता, और सबसे बड़ा झूठ कि तुम कवि हो। यह है तुम्हारा कवि मन। जिंदगी भर जिन कविताओं के साथ मैं जीती आई थी, क्या वो सिर्फ शब्द थीं? तोड़ मरोड़ जोड़ कर लिखे बेमतलब शब्द। क्या कवि ऐसे होते हैं, शब्दों की ताकत को जानने वाले ठग? मैं जानती थी ये सबके लिए सच नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था उसका क्या? मैं उलझ के रह गई थी। बाबा कवि ऐसे ही होते हैं, कविताओं में सच ढूंढने लगे तो ढूंढते ही रह जाओगे। मैं कुछ साल बाद बाबा को कह रही थी। इन सालों में मैं बड़ी हो गई थी, साड़ी पहनने लगी थी, बोलने भी लगी थी। प्रेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे जो आ गई थी। बाबा बीमार रहने लगे थे। छपने को आती कविताओं का सिलसिला जारी था, लेकिन अब मैं न उन्हें पढ़ती थी और न ही उनके कवर डिजाइन करती। पिछले सालों में मैंने हर दिन अपने मन के चटखने की आवाज सुनी। सच कितनी पागल थी मैं। यूं भी उस उम्र में पागलपन और मासूमियत में ज्यादा फर्क कहां होता है। रात में लेटे हुए जी कराह उठता था। अब भी दिन का उजाला रात के स्याह दर्द को छुपा लेता है। वक्त गुजरने के साथ मुझे भी आदत हो गई थी। उस रोज मैं भी बाबा के दफ्तर में बैठी नई किताबें चेक कर रही थी। तभी जोर की आवाज से दरवाजा खुला और एक शख्स मेरे सामने खड़ा था। पहले नजर आया उसका कद जो इतना लंबा था कि सर छत से टकरा जाए। फिर नजर आए उसके हाथ जो उसके बिना पूछे बैठकर उसने मेरी मेज पे टिका दिए थे। कितने सख्त हाथ थे, जैसे मशक्कत की हो सालों, लेकिन उंगलियां कितनी लंबी, जैसे किसी पेंटर की। मैंने उसके चेहरे की तरफ नजर उठाई तो वो मुझे ही देख रहा था। बाबा कहाँ हैं? उसने पूछा। ये जानता था बाबा को। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जो भी काम हो मुझे बताइए, मैंने कहा। उसने मुझे ध्यान से देखा। तुम निर्मला हो ना? बाबा को बोलो गोपाल आया है, वो समझ जाएंगे, उसने जोर देकर कहा। तो मैंने कुर्सी से उठकर आवाज लगाई, बाबा कोई गोपाल आए हैं आपसे मिलने। मेरी बात सुनकर बाबा उठाए। कहाँ है गोपाल? बाबा ने दफ्तर में घुसते हुए पूछा तो मुझसे था, लेकिन जवाब उसी ने दिया। मैं यहां हूं बाबा। शैतान, बाबा ने हंस के गोपाल को गले लगाते हुए कहा। तो मैंने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। शैतान? उसको शैतान बच्चा सोचना ही बड़ा अटपटा था। अकेले अकेले जेल की हवा खाए और हमें बताया भी नहीं। बाबा ने कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। तो चलिए इस बार साथ, उसी का प्रोग्राम बन रहा है और आपकी जरूरत है। मजदूरों की हालत बहुत खराब है बाबा। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली किसी को, पता है ना आपको? गोपाल बोला। हाँ पता है, अखबार तो कुछ छापते नहीं, लेकिन बेहाली तो खुद ही सुनाई दे जाती है ना। बाबा बोले। थोड़ी कलम घिस लाया हूं, आप देख लो और छपवा दो। 25,000 पर्चे, कहते हुए उसने जेब से कागज निकालकर बाबा को दिया। 25,000? कितना बड़ा प्रोग्राम बना के आया है? बाबा हैरान होके बोले।
फिर बोले, निर्मला ये पढ़ ले एक बार और छपने को डाल दे। इतना कागज नहीं है बाबा, मैंने कहा। तो मंगवा लो। गोपाल ने मुझसे ऐसे कहा जैसे ये प्रेस उसी की हो। मैं चिढ़ गई। पैसे भी नहीं है, मैंने कहा तो वो हंस दिया। आपके घर में भी मालकिन पैदा हो गई बाबा। उसकी बात सुनकर बाबा भी हंस पड़े। उन दोनों को हंसता छोड़कर मैं बाहर आ गई और हमेशा की तरह अमरूद के पेड़ से सट कर खड़ी हो गई। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था गोपाल का यूं आना और बाबा का पर्चे छपने के लिए हां कर देना। क्या होगा पर्चे छापने से? शब्दों का एक और बाजार, किसी और के भरोसे को तोड़ने की तैयारी। और बाबा क्या भूल गए थे कि प्रेस कैसे जल चुकी थी एक बार, और कौन आएगा हमको देखने? ये गोपाल जिसे पहले कभी नहीं देखा और जो पहले ही जेल जाने की तैयारी करके आया था। लेकिन बाबा को कैसे समझाऊं? हर दिन की एक तासीर होती है, लेकिन आज के दिन की क्या तासीर थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं दफ्तर के बाहर अमरूद के पेड़ के पास खड़ी हो गई। तभी पीछे से आते कदम सुनाई दिए। गोपाल भी दफ्तर से बाहर निकल आया था। ये अमरूद पेड़ में बचा रह गया तुम्हारा? कहते हुए उसने आसानी से हाथ बढ़ाकर सबसे ऊपर वाली डाल से अमरूद तोड़ लिया। मुझे देख के बोला, पहले जब भी आया तो तुम्हें कविताओं में मुंह छुपाए देखा। तुम्हें तो शायद मैं याद भी नहीं ना? गोपाल ने कहा। नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं, मैंने कहा। पर मुझे तुम ध्यान में हो। किताबों में आंखें गड़ाए। पर मैंने कभी किताबों में लिखी कविता नहीं पढ़ी। मेरे लिए कविता सिर्फ वो नहीं जो शब्दों में बयान हो। कविता वो भी है जो शब्दों के परे हो, नहीं? उसकी बात पर मैंने हैरानी से उसे देखा तो उसकी निगाहें मुझ पर जमी थीं। अचानक वो हंस पड़ा और अमरूद मेरे हाथ में रखते हुए बोला, जैसे अमरूद न जाने कितनी सुबहों ने उसको जगाया होगा और कितनी बारिशों ने भिगोया होगा, फिर भी टिका रहा डाल पे मीठा हो जाने तक। नहीं, मेरे ख्याल से जिंदगी से बड़ी कोई कविता नहीं है। वो हंसते हुए बोला और ऐसे चला गया जैसे कोई भाषण खत्म हुआ हो। वो चला गया, लेकिन बार बार उसकी कही बात याद करके मैं वहीं खड़ी रह गई। उस रात मैंने आखिरी बार मनोहर की कविता निकाली और बिना पढ़े ही चूल्हे में फेंक दी। अगली सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि गोपाल पहले ही आ गया था। वो कागज खरीद के ले आया था और प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। बाबा और वो दफ्तर में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे हाँक रहे थे। मैं दफ्तर में किसी काम से आती जाती तो गोपाल की निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ जाती। बार बार मुझे लगता रहा कि जिस जिंदगी को मैंने साड़ी के पल्लू में गांठ की तरह बांध लिया था उसे खोल दूं। जिन कविताओं को मैंने बोरों में बंद कर दिया था, आज मन कर रहा था कि आजाद कर दूं। क्या पता किसके हिस्से के झूठ सच्चे शब्द थे। आज बहुत समय बाद मैं मुस्कुरा उठी थी। उस दिन क्या मुस्कुरा दी, 50 साल होने आए, अभी तक वो मुस्कुराहट चेहरे पे चिपकी है। तस्वीरें देखती हूं तो महसूस होता है कितने दिन गुजर गए। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, ये मेरी शादी की। हाँ, गोपाल से शादी कर ली थी मैंने। नीचे से आता शोर सुनाई दे रहा है ना? हमारी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं बच्चे। गोपाल बोल के गए हैं कि एनिवर्सरी गिफ्ट एक सरप्राइज है, लेकिन बच्चे बता गए मुझे, दादी दादू ने आपके लिए 50 अमरूद छुपा के रखे हैं। मुझे हंसी आ गई। कौन जान सकता था कि सख्त हाथों वाले का दिल इतना मुलायम है। कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट सुन रहे हैं। ऐसे जोर से तो सिर्फ गोपाल ही खटखटाते हैं। मैंने दरवाजा खोला तो सामने आ खड़े हुए हैं। मेरे पास भी है उनके लिए सरप्राइज। एक किताब है मेरी कविताओं की, जिसे मैंने हमेशा सबसे छुपाए रखा। कभी कभी शब्दों की सच्चाई भी जरूरी होती है, नहीं? पूछते हुए मैंने किताब गोपाल के हाथ में थमा दी। वो मुस्कुरा दिए। तो आज शब्दों में सुन लो कि तुम सबसे प्यारी कविता हो मेरे लिए। तब भी थी जब तुम कविताओं में कविताएं ढूंढा करती थी और मैं इंतजार करता था कि कभी तुम मुझको ढूंढ लो। बस इतनी सी थी ये कहानी।